नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए यहाँ पर मॉड्यूल 16 को देखने वाले हैं, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम में होगा। इससे पहले हमने हिंदी का मॉड्यूल इसमें देख लिया है, मॉड्यूल 16 को। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं और अगर नहीं आया तो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते नहीं, एक्चुअली कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती तो उसका सही टाइम पे नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत जरूरी होता है। फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी मॉड्यूल्स मैं आपको पढ़ाती हूँ उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस के पेड क्विज आपको डेली करवाए जाते हैं। क्यों? ताकि आप यहाँ पर मॉड्यूल्स पढ़िए, फिर उन टॉपिक्स के जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। आपको अपने आप को आंकने का, अपने आप को जो है मार्क्स देने का मौका मिलेगा खुद से, कि पता चल पाएगा कि आपने जो पढ़ा है एक्चुअल में आप एक्यूरेसी आपकी कितनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अपने को आपका निरीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए इन क्वेश्चन को देखिए, हमारे जो वॉइस लेक्चर्स उनको प्रॉपर देखिए, इंपॉर्टेंट पिक्स है उनको देखते रहिए और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और लेटेस्ट पैटर्न आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहना होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम नीचे देखते हैं। जैसे आज के मॉड्यूल में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था और शासन को हम देखेंगे, ठीक है। इसमें हम जैसे शासन प्रणाली क्या रही है उसको पहले समझेंगे। तो शासन प्रणाली समझने से पहले हम समझते हैं कि राज्य, अब दे रहा है दैट द स्टेट हैज 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। तो जो 4 तत्व हैं आवश्यक, तो उससे पहले हमें समझना है स्टेट क्या होता है, ठीक है। स्टेट क्या है कि आप देखेंगे कि राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा जो है वो स्टेट है। तो राज्य शब्द का जो प्रयोग है हम इसको समझ लेंगे ऐसे कि राज्य का, तो सुनिए, राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा आपकी स्टेट होती है। तो राज्य शब्द का प्रयोग ये तो हम वैसे विभिन्न प्रोविजंस के लिए करते हैं, जैसे प्रांतों के लिए करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, बिहार हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको सूचित करने के लिए भी जो है प्रांतों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका रियल में जो मीनिंग होता है वो किसी प्रांत से, यानी कि प्रोविजन से ना होकर किसी सोसाइटी की राजनीतिक संरचना से होता है, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। वस्तुतः ये अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है और इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़ी सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही आपकी राज्य कहलाती है। राज्य के यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, जिसमें आप देखेंगे राज्य क्या है। जनसंख्या के बिना राज्य बिल्कुल अधूरा है, तो जनसंख्या होगी तभी एक राज्य कंप्लीट होगा। क्षेत्र, एरिया क्या होता है, एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। फॉर एग्जाम्पल भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है, ठीक है। सरकार नहीं होगी तो राज्य कैसे चलेगा। तो सरकार एक से अधिक व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। स्टेट और गवर्नमेंट में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, यानी कि राज्य एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, जबकि सरकार एक कंक्रीट यानी कि मूर्त संरचना है, व्यवहारिक अभिव्यक्ति सरकार, ठीक है। संप्रभुता, सॉवरेनिटी की बात की जाए तो देखिए, कहते हैं कि हम 1947 से पहले हम एक राज्य पूरी तरह नहीं थे। क्यों? इसको समझिए, क्योंकि देखिए हमारे पास राज्य था, जनसंख्या थी, क्षेत्र थी, सरकार थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता मतलब हमारे खुद के निर्णय, हमारे लोगों के लिए, हमारे भारत के नागरिकों के लिए, हमारे अपनी सीमा क्षेत्र के जो निर्णय है उसके अंदर के वो हम खुद लें, ना कि किसी और के द्वारा आरोपित निर्णय हो, थोपे हुए निर्णय हो। तो 1947 से पहले क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में सब कुछ था, तो सारे निर्णय वही लेते थे। तो क्या लिखा है कि उससे पहले हम राज्य नहीं थे प्रॉपर, क्योंकि उसमें 3 तत्व थे, जनसंख्या, क्षेत्र और सरकार, लेकिन संप्रभुता जो थी मिसिंग थी।
ठीक है। अब राज्य सर्वव्यापी है, शायद ही यही कहीं यह कहीं अनुपस्थित हो। ये जो कथन है, यह अवधारणा है किसकी? कल्याणकारी राज्य की, यानी कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है। राज्य तो सर्वव्यापी है, ठीक है, शायद ही इसकी अनुपस्थित कहीं हो। ये आपको याद रखना है, मेंस आंसर राइटिंग में आप उसको Q2 को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि हमारे संसदीय सरकार की जो संसदीय सरकार होता है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वो संसदीय सरकार हमारे संसदीय प्रणाली है, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हमारा क्या है? हमारा तो जनता के द्वारा सीधे प्रतिनिधि अपना चुना जाता है, जबकि राष्ट्रपति में ऐसा हम जैसे संसदीय प्रणाली होता है वैसा नहीं होता है। तो संसदीय सरकार में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी? स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलेगी, संघीय सरकार मिलेगी। ये सब क्या आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं हैं, ठीक है। सरकार की संसदीय प्रणाली को सरकार या जिम्मेदार सरकार के कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? इस प्रकार की सरकार जो है वो विधानमंडल की लोकप्रिय सदन, मतलब कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और उस सदन में बहुमत होने तक सत्ता में रहती है। और इस प्रकार से सरकार का कैबिनेट जो मंत्रिपरिषद है, वो मंत्रिपरिषद रूप जो है लोगों के प्रति, यानी कि सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र होती है। क्लियर है। इसके बाद कहते हैं गवर्नेंस सिस्टम की यहाँ पर जैसे बात की गई है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री, आप देखेंगे कि शासन प्रणाली मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, संसदीय और राष्ट्रपति। इसको क्या यहाँ पर समझा दूंगा, चलिए इसको समझा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ थोड़ा। देखिए, संसदीय प्रणाली की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं, उनका डिफरेंस आप कैसे समझेंगे। संसदीय प्रणाली में क्या होता है? इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से स्वतंत्र नहीं होती है, मतलब कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका से, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि विधायिका में उस जिस दल के को आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन हासिल होता है, उसी दल का एक प्रतिनिधि समूह मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में कार्यपालिका बन जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था भी इसी प्रणाली पर आधारित है। संसदीय प्रणाली में जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका महत्व सिर्फ सिंबॉलिक या फिर नॉमिनल होता है और उसका रियल जो रूप है उसके शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिटेन के राजा हो गए या भारत के राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? एक सिंबॉलिक है, यानी कि सिर्फ प्रतीकात्मक है। संसदीय प्रणाली में विधायिका आमतौर पर दो सदनों में विभाजित होती है, निम्न सदन और उच्च सदन, यानी कि लोअर हाउस जिसमें जन साधारण द्वारा सीधे तौर पर निर्वाचित होता है, जबकि उच्च सदन यानी कि अपर हाउस का निर्वाचन आमतौर पर विभिन्न प्रांतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए या फिर ऐसे गणमान्य नागरिकों और देख सकते हैं कि विद्वानों को संसद बनाने के लिए किया जाता है, जो निर्वाचन की सामान्य प्रक्रिया में या तो रुचि लेते हो या फिर व्यवहारिक राजनीति में सहजता महसूस नहीं करते हो, ठीक है। संसदीय प्रणाली में पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधानमंडल का कार्यकाल निश्चित तो होता है, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल को यह हक होता है कि यदि वे चाहें तो हेड ऑफ द स्टेट को विधानमंडल भंग करने की सलाह देकर नए चुनाव आयोजित करवाए जा सकते हैं। आप देखेंगे अध्यक्षीय प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंटल जो आपका जो होता है, अध्यक्षीय प्रणाली जो सिस्टम होता है वो क्या है कि इसमें कार्यपालिका के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति का चयन विधानमंडल के सदस्य नहीं करते हैं, बल्कि या तो जनता सीधे तौर पर करती है या जनता द्वारा इसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्वाचित यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज करता है। तो दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति जनता की पसंद से चुना जाता है और राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीकात्मक या नाम मात्र का राज्याध्यक्ष नहीं होता जैसे संसदीय प्रणाली में होता है, बल्कि वह वास्तविक नॉमिनल ऑफ द स्टेट होता है। और इसका अर्थ यह है कि राज्य की ओर से सभी प्रमुख निर्णय वह स्वयं लेता है और वह किसी अन्य की सलाह के अनुसार निर्णय लेने को बाध्य नहीं होता है। तो राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह विधानमंडल से एकदम पृथक होता है और उसका अंग नहीं होता, इसलिए विधानमंडल सामान्य स्थितियों में उसे हटा नहीं सकता। केवल विरलतम स्थितियों में कुछ कंडीशंस में ही विधानमंडल महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किंतु यह प्रक्रिया मनमाने तौर पर नहीं हो सकती है, ठीक है। न ही राष्ट्रपति पर यह बाध्यता होती है कि वे विधायिका के सदस्यों में से अपने मंत्रिमंडल का चयन करे और वह किसी भी, आप देखेंगे वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना सकता है जो उसकी दृष्टि में वह विभाग या मंत्रालय संभालने के लिए सर्वाधिक योग्य हो। क्लियर है? ये प्रेसिडेंटल आपके वो हो गए, सिस्टम हो गया। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे नीचे देखेंगे कि लाल फीताशाही का यहाँ पर रेड टेपिज्म की बात की गई है। लाल फीताशाही का अर्थ जो हम समझते हैं वो है कि अत्यधिक विनियमन है जो कार्रवाई या निर्णय लेने में बाधा डालता हो।
ऐसे लाल फीताशाही एक है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए ये क्या है, सुशासन की ये तो विशेषता नहीं, अच्छे शासन की विशेषता तो नहीं है ये। तो दूसरी ओर क्या है कि जवाबदेहिता, पारदर्शिता, कानून का शासन, ये सब क्या है, अच्छे शासन की विशेषताएं हैं ये। वहीं आप देखेंगे सेकेंड ARC रिपोर्ट की रिपोर्ट नंबर 12 में आप देखेंगे कहा गया है कि सेकेंड ARC रिपोर्ट में भारत में सुशासन के लिए जो बाधाएं हैं ना, उनकी पहचान की गई है और इस सुशासन के लिए पूर्व शर्तों का भी वर्णन करता है कि पहले से कुछ चीजें बताता है कि क्या क्या सुशासन के लिए चीजें होनी चाहिए, है ना, उन सब चीजों का भी जो है वो ध्यान रखता है। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी हमने समझा था, संसदीय जो आपका जो संसदीय प्रणाली है वो लोकतंत्र शासन की एक प्रणाली है। इसमें कार्यकारी शाखा अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करती है, जिसमें विधायिका यानी कि संसद के प्रति जवाबदेही होती है। इसलिए कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और सरकार की संसद प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है। हमने ऊपर समझा इसको, ठीक है। आप देखेंगे सरकार के राष्ट्रपति के रूप में सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा, इसमें क्या बोला जा रहा है नीचे, मोनार्की एंड अरिस्टोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, ये सब क्या होता है। जैसे राज्यतंत्र क्या होता है, तो राज्यतंत्र क्या होता है आपका, उसको पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। अलग अलग देखिए, अलग अलग तरीके के तंत्र से कुलीन तंत्र, राजतंत्र क्या यानी कि तानाशाही हम जिसको कह सकते हैं। जब शासन की सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती हैं, तो ऐसे शासन को हम राजतंत्र यानी कि मोनार्की कहते हैं। और कभी कभी राजतंत्र स्वेच्छाचारी या निरंकुश व्यवस्था के रूप में भी परिणत हो जाता है, ठीक है। अधिनायकवादी या तानाशाही भी कहा जाता है, जहां पर शासन सेनाधिकारी मनमानी चलाते हैं, जिसको हमने देखा, इसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जैसे लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी की अगर बात करें, तो जब शासन पूरी तरह जनता के हाथों में केंद्रित होता है, तो ऐसे शासन को लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकशाही, डेमोक्रेसी कहते हैं। समकालीन विश्व में अधिकांश देशों की राज्य व्यवस्था लोकतंत्र के बड़े ढांचे पर ही कार्य करती है और कुछ ही देशों ऐसे हैं जहां पर आज भी राजतंत्र कायम है। हाल ही में अरब देशों में जैसे लीबिया, सीरिया आदि में घटित घटनाएं साबित करती है कि राजतंत्र जहां भी है अब उसका भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर देश की जनता अपने विवेक के अनुसार शासन प्रणाली चाहती है, ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करूं तानाशाही, वो हमने देख लिया। कुलीन तंत्र क्या है, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। ये शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता का जो निवास है थोड़े से लोगों के हाथ में होता है और इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जो रूप है उसमें मुख्य रूप से संघात्मक शासन होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था तथा अध्यक्ष शासन व्यवस्था होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो ब्रिटिश और इंडिया में विशेषता आपको देखने को मिलती है। अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति जहां पर सर्वोसर्वा होता है, उसकी व्यवस्था आपको USA में राष्ट्रपति यहाँ पर प्रमुख होता है। कुछ इस तरह से चीजें होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीजें आई है, तो आप जरा बता सकते हैं कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है और इस प्रणाली में जो पार्लियामेंट विधि है, संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है और कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति अकाउंटेबिलिटी रखती है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जो अस्तित्व है विधायिका में उसके विश्वास मत यानी कि बहुमत तक रहता है और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विधिक रूप से बांटा गया है। तभी आप 7वीं अनुसूची में जब देखेंगे, 7th जो अनुसूची उसमें देखते हैं कि कैसे आपके जो है, जैसे 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे समवर्ती सूची के जो विषय हैं और राज्य सूची और केंद्र सूची के विषयों को अलग अलग विभाजित किया गया। तो किस तरह से केंद्र और राज्य के बीच जो है विषयों को विभाजित करके उनको शक्तियां दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पर सर्वोच्च जो सत्ता है वो जनता के हाथ में निहित रहती है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था जो है विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है, जहां पर जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। इसके बाद अध्यक्षात्मक अगर शासन प्रणाली की हम बात करें तो देखेंगे कि देखिए हमने संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं देखी थी ऊपर, ठीक है। अब फिर क्या करना है हमें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या होती हैं उनको भी हमने शायद देखा है, अगर नहीं देखा है तो उसको फिर से समझ लीजिए कि अध्यक्ष में क्या होता है कि
इसमें कार्यपालिका के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति का चयन जो है विधानमंडल के सदस्य नहीं करते, बल्कि या तो जनता सीधे तौर पर करती है, जनता द्वारा इसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज करता है। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति जनता की पसंद से चुना जाता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं, वो समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में ही निहित होती है। जबकि संसदीय प्रणाली जब हमने पढ़ा था तो आपने देखा था कि उसमें जो सारी शक्ति है वो, तो देखिए जो संसदीय प्रणाली में होता है उसमें जो सारी शक्ति होती है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, और इसमें अध्यक्षात्मक में जबकि पूरी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथ। इसके अच्छे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था हो गया। ठीक है, इसके बाद आप समझेंगे, जैसे देखेंगे कि आपका जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में पूरी तरह से फ्रीडम होती है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे हमने जब संसदीय पढ़ा था, संसदीय व्यवस्था पढ़ा था, तो जैसे उसमें नहीं कहा गया था कि बहुमत जो है उसको प्राप्त होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जैसे मंत्री अगर बन जाता है तो बिना सदन की सदस्यता ग्रहण, उसने सदन की सदस्यता ग्रहण कर ली है और उसके पास जो है आप कह सकते हैं कि उसके पास जो है आमतौर पर आप देखेंगे कि उसके पास उतना बहुमत नहीं होता है। तो उसे क्या करना होता है कि 6 महीने के भीतर उसे 6 महीने के भीतर उसे जो है सदस्यता उसकी जो है ग्रहण करनी चाहिए, और कह सकते हैं कि वहां पर उसको, देखिए मेरा कहने का मतलब यहाँ पर था, जो संसदीय प्रणाली की जब मैं बात कर रही थी तो उसमें मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है और बिना सदन की सदस्यता ग्रहण कर वो मंत्री बन जाता है तो कितने टाइम पीरियड में उसे सदस्यता लेनी होती है। तो आप यहाँ पर बताइएगा क्या टाइम पीरियड क्या रहता है उसका फिर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम वी आर द पीपल जो हमें नीचे भी जैसे दिया गया है, इसमें नीचे भी कई जगह पर जैसे हम भारत के लोग यानी कि हमारे जो प्रस्तावना है उसकी बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसिडर एज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। आप देखेंगे हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। कैसे, देखिए कुछ प्रोविजंस इसमें जो हमारे अमेंडमेंट के द्वारा किए जाते हैं, जिन प्रोविजंस में अमेंडमेंट किया जाता है, तो कुछ अमेंडमेंट आपके सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाते हैं, जबकि कुछ अमेंडमेंट जो प्रोविजंस है जिसमें अमेंडमेंट होता है उनमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। वहीं कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन मात्र 50% ऑफ लेजिस्लेटर एटलीस्ट उसमें जो है राज्यों की सहमति 50% चाहिए होती है अमेंडमेंट के लिए। तो इस तरह के अलग मतलब बता रहे कि बहुत अधिक कठोर भी नहीं है, बहुत अधिक लचीला भी नहीं है कि किसी में कोई भी जो है अमेंडमेंट किया जा सके। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट दे have to choose the right person to represent them। आप देखेंगे कि जैसे शासन प्रणाली में जैसे हमने देखा कि किस जो देखते हैं कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें लोग जो है अपना प्रतिनिधि, जनता जो है चुनती है, जो राइट पर्सन है उनके लिए, जो उनको रिप्रेजेंट कर सके ऐसे व्यक्ति को चुनती है। ठीक है, ये सब चीजें हमने ऊपर भी देखी थी। इसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी व्हाइल द इंडियन पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही सब कुछ है उनका, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां पर, इट्स एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सॉवरेन बॉडी व्हाइल द इंडियन पार्लियामेंट द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बॉडी है इंडिया पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, इट इज पावर आर नॉट एब्सोल्यूट इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ टर्म्स, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर। वहां पर देखिए वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एब्सेंट है और जबकि यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पार यहाँ हमारे इंडिया में उच्चतम न्यायालय के पास जुडिशियल रिव्यू करने की पावर होती है। सो इट कैन डिक्लेयर एनी लेजिस्लेटिव एक्शन which in consistent with basic structure of the constitution of India as null and void। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 कैटेगरीज होती हैं आपके लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है क्लासिफाइड इन द 2 कैटेगरी, यूनिटरी और फेडरल। ठीक है, ये यूनिटरी, देखिए यहाँ पर 2 कैटेगरीज की जो बात की गई है, यूनिटरी एंड फेडरल, यानी कि एकात्मक और संघात्मक की यहाँ पर बात की गई है। तो समझिए जैसे संघात्मक जो फेडरल आपका सिस्टम होता है वो क्या है, होता है कि संघात्मक व्यवस्था परिसंघ की तुलना में कुछ कम लचीली होती है और ये जो सिस्टम है ये कई स्वतंत्र राज्यों के आपसी समझौते के तहत निर्मित होती है, लेकिन इस समझौते में निर्णायक इकाइयों को एक हक नहीं होता है।
कि वे संघ से अलग होने का फैसला कर सके। इसीलिए इसे संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन यानी कि क्या कहते हैं इनको, इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आज के समय में संघवाद यानी कि फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है। ऐसे अन्य उदाहरणों में जैसे जर्मनी है, स्विट्जरलैंड को रखा जाता है, और स्विट्जरलैंड का नाम तो स्विस परिसंघ था, लेकिन वास्तविक रूप में ये एक संघ ही है, क्योंकि किसी भी कैंटन को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके बाद एकात्मक अगर प्रणाली यानी कि यूनिटरी की बात की जाए आपसे, यूनिटरी सिस्टम की, तो इस व्यवस्था में आप देखेंगे कि केंद्र को ही महत्व मिलता है, प्रांतों को नहीं मिलता। आमतौर पर छोटे देशों में जहां केंद्रीय शासन पूरे देश की व्यवस्था का संचालन करने में समर्थ होते हैं, ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। और ऐसी व्यवस्था में राज्य या प्रांतों को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए होते हैं, ना ही उनके पास कोई निश्चित शक्तियां होती हैं। उन्हें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सौंपे गए कार्य ही करने होते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सेंट्रल चाहे तो स्टेट्स की सीमाओं को बदल सकता है और उनके नाम बदल सकता है, नए राज्यों को निर्मित या पुराने राज्यों को नष्ट भी कर सकता है। इसीलिए आपका जो यूनिटरी सिस्टम है यानी कि एकात्मक व्यवस्था है, वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है कहा जाता है। ब्रिटेन इस प्रणाली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली भी एकात्म ढांचे पर ही आधारित है। अब अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप देखेंगे कि एकात्म प्रणाली जो आपकी है ना, यूनिटरी जो सिस्टम है, उसके कुछ तत्व दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण, जैसे कि राज्यपाल का पद। राज्यपाल जो है वो राज्य का है, लेकिन उसका पद का चयन कौन करता है? केंद्र करता है। ठीक है, तो राज्यपाल का पद, ये आपके एकात्म शासन के कुछ एग्जाम्पल है, लक्षण है। अखिल भारतीय सेवा यूपीएससी जो है वो भी आपका एकात्म शासन का ही लक्षण है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, आपातकालीन प्रोविजन जो है, इमरजेंसी प्रोविजन, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल होना, ये सब क्या है कि यूनिटरी सिस्टम के ही गुण है। ठीक है, और इसके बाद ये सब चीजें कह रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन स्टेट इन द 7th शेड्यूल, सो इट्स कॉल्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बताया था अभी ऊपर 7th शेड्यूल जो आपका है, जिसमें आपको समवर्ती सूची, संघ सूची और केंद्र सूची के विषयों को विभाजित किया गया, किस तरह से यूनियन एंड स्टेट्स के जो पावर्स है उनके उसमें विभक्त किए गए हैं उनको। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब हमने ऊपर देखा है। एज पर डॉक्टर अम्बेडकर, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बोथ यूनिटरी एज वेल फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। तो जो हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, उनके अनुसार संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में, जैसे हम कह सकते हैं कि ये भी उन्होंने कहा था कि संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। ठीक है, वही उन्होंने दूसरी तरफ इस तरह से भी कहा कि यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट टाइम और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इसे संघात्मक जो है एकात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है इट इज सो डिजाइन एज टू मेक इट वर्क एज थ्रो इट वाज यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मोर फेडरल फीचर्स, हमने अभी देखा, जैसे दोनों तरह से आप देखेंगे कि संघात्मक और एकात्मक के भी तत्व हमारे भारतीय संविधान में पाए जाते हैं। एकात्मक वाले हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बताने की कोशिश की गई है। इसमें कह रहे हैं कि यूनिटरी फीचर्स होने चाहिए। इन फेडरल कैरेक्टरिस्टिक इट हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बिकैमरल लेजिस्लेचर एक्सेट्रा। हाउएवर इट इज आल्सो इंक्लूड्स फीचर्स लाइक सिंगल सिटीजनशिप। तो हमने क्या एकात्मक शासन के भी कुछ लक्षण उसमें देखे हैं, संघात्मक के तो हमें पता ही है। ठीक है, As written constitution, distribution of power, supremacy of the constitution, independence of the judiciary, unequal representation of the states and Rajya Sabha, dual governments are all features of Indian federalism. ये सब चीजें हैं। तो India is not a complete federalism system because some provisions in India constitution give it a unity character. For example, जैसे हमने देखा यहाँ पर जैसे राज्यपाल का पद हो गया, यूपीएससी हो गया, इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप हो गया, आपातकालीन, ये सब चीजें क्या है आपकी, ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स यूनियन एंड स्टेट केसी वेयर डिस्क्राइब्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरलिज्म। ठीक है, इन्होंने इसको क्वासी फेडरलिज्म की जो है संज्ञा दी है। किसने दी है? ये आपके केसी वेयर ने। ठीक है, केसी वेयर ने दी। क्वासी फेडरल कहा है केसी वेयर ने, मतलब इसको अर्ध संघात्मक की संज्ञा दी है। और भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, The President of India is elected by the indirect elections. Parliamentary system in India has been combined with republicanism as the head of the state is president
as in a republic there is no hereditary ruler and all the representatives and other authorities are elected by direct or indirect election by the people of India. हमने देखा था इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, डेमोक्रेसी, इसमें देखिए कई सारी चीजें दी गई हैं, जैसे क्वासी फेडरल इसको कहा गया था, और हर्बर्ट ए साइमन रिजेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड द प्रोवर्ब्स वाइल डोइट वाल्डो। यहाँ पर कई सारे आपको नाम दिए गए, जैसे आप इसको देखेंगे, हर्बर्ट ए साइमन ने मिथ को और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया, जबकि डोइट वाल्डो, फ्रैंक मैरनी और एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने मिथ को और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया था। ठीक है, वहीं आप देखते हैं कि केसी वेयर ने इसको ओपिनियन, हमने ऊपर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये अर्ध संघात्मक कहा है। ठीक है, और इसके बाद हम इन सब चीजों को देखने के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक्सेप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन द टाइट मूड ऑफ फेडरलिज्म एंड इट कंटेन्स बोथ फेडरलिज्म एंड यूनिटरी कैरेक्टर्स। हमने देखा था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मक के ढांचे में नहीं डाला गया है, ये एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है, इसमें दोनों ही लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन इंडिया, अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत संविधान की प्रकृति संघात्मक और एकात्मक दोनों ही है। इसके संबंध में विद्वानों कई मतभेद भी हैं। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं तो कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान भी मानते हैं। और जी ऑस्टिन कहते हैं कि भारत का संविधान परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वेयर के अनुसार ये अर्ध संविधान जो है वो अर्ध संघीय है। हमने ऊपर इसको अच्छे से समझा था। ठीक है, ये सब चीजें, इसके साथ साथ यहाँ पर बीच में एक चीज और बोली गई थी एक्चुअल में, कि भारत में जो है रूल ऑफ लॉ है, यहाँ गणतंत्र है ना कि राजतंत्र है। ठीक है, इसमें प्रत्येक 5 साल के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का जो है निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है, और यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं होती है, इसीलिए गणतंत्रात्मक है ना कि राजतंत्र है। ठीक है, अब जैसे कल्याणकारी राज्य की बात की गई थी, यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की बीच में भी बात की गई थी। तो वेलफेयर स्टेट को अगर हम समझे तो उसका आशय क्या होता है, देखिए यहाँ पर बीच में वेलफेयर स्टेट को अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। देखिए, वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट इन विच स्टेट प्लेज अ की रोल। ठीक है, इसको सिर्फ समझिए, वेलफेयर स्टेट क्या होता है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि राज्य द्वारा देश की अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यानी कि कल्याणकारी राज्य में उदारवाद यानी कि स्वतंत्रता, समाजवाद यानी कि समानता को अंतर्निहित करने का जो है प्रयास किया जाता है, जैसा कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पर अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण उपयोगितावाद की विशेषता या लक्षण है। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा जो है भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आप देखेंगे, भाग 4 में जो डीपीएसपी है उनके तत्वों में निहित है। इसके अनुसार राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक सोशल और व्यवस्था का संवर्धन करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी शामिल होंगे। तो भाग 4 में आपको डीपीएसपी के तत्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हो गई हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं, ये देखिए बहुत सी चीजें इसमें रिपीटेड भी हैं, जैसे क्वासी फेडरल, ये भी हमने पढ़ा था, कई जगह पे लिखा हो, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप वहां पर हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम आए तो देखते हैं यहाँ पर जैसे कमेंट्स मेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, प्रोविजंस एंड द वेरियस लॉज ऑफ इंडिया। आप देखेंगे एक्ट, लॉज एंड जो गवर्नेंस है हमारे, ठीक है, उसके जो पॉपुलर कमेंट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे किसने किसने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, किसने क्या बोला। जैसे 10वीं अनुसूची में जो दिए गए प्रोविजंस हैं उसे उस टाइम के प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी है उन्होंने सार्वजनिक जीवन सुधारने का प्रथम सोपान बोला था, तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग अप पब्लिक लाइफ, इस तरह से उन्होंने एक टिप्पणी की, हम कह सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 3 लोगों ने इस तरह से कुछ अलग अलग प्रकार से इसके बारे में कहा। जैसे केसी वेयर ने कहा था क्वासी फेडरल है, अर्धसंघीय है। ठीक है, मॉरिस जॉन्स ने इसे क्या कहा है, इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। इसके बाद ग्रानविले की अगर हम देखें, ग्रेनविले ने भारतीय संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। तो अलग अलग ये अपने अपने जो है अपने अपने मत इन्होंने जो है वो टिप्पणी एक तरह से व्यक्त की है। तो अब प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसने क्या कहा है वो देख लीजिए। जैसे जो भारत के सुप्रीम सर अर्नेस्ट वेकर ने इसके बारे में कहा था, डिस्क्राइब किया कि भारतीय संविधान का की नोट बताया इसको, और अपनी एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के प्रथम प्रश्न पर इसे लिखा है। वहीं दूसरा आप देखेंगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल की तुलना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में की गई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से की है। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कई बार। ठीक है,
ये सब चीजों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 है उसको जो है क्या कहा गया, इट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा गया भाग 3। अब आप बता सकते हैं पार्ट 3 में क्या प्रोविजंस दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सारे पार्ट्स में को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनके प्रोविजंस को देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पीटी में पूछते हैं। ठीक है, डीपीएसपी की बात की जाए तो भारतीय नीति निर्देशक तत्वों को नसरुद्दीन, अब देखेंगे केटी शाह ने इसे अतिरिक्त कर्मकांडी बताया और ऐसे चेक से तुलना की जिसका भुगतान बैंक तभी करेगा जब बैंक के संसाधन उसे अनुमति देंगे। तो कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद डीपीएसपी के बारे में नसरुद्दीन ने जो है, आप देखेंगे कि नसरुद्दीन ने इसकी तुलना नववर्ष से लिए गए उन संकल्पों से की गई जिसमें हम रेजोल्यूशंस लेते हैं तो जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। कुछ इस तरह से, मतलब कह सकते हैं टिप्पणी करना, किसी पे हम कमेंट कह सकते हैं, उसको कमेंट टाइप का किया। ठीक है, नेक्स्ट केसी वेयर ने टर्म इन द मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस की बात की गई डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी के बारे में देखिए काफी लोगों ने अपनी टिप्पणी मत व्यक्त किए हैं, जैसे आइवर जोनिंग्स ने इसे कर्मकांडी आकांक्षा कहा। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम की संज्ञा दी। टीटी कृष्णचारी ने इसे संवैधानिक तानाशाही माना। ठीक है, और जैसे इमरजेंसी प्रावधान को अगर हम देखें तो राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर खतरा बताया किसने, हृदयनाथ कुंजरू ने। तो इमरजेंसी प्रोविजंस पे भी टिप्पणी की गई है। इसके बाद इमरजेंसी पे देखेंगे आप, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे संविधान का जीवन साथी बताया है। तो इस तरह से चीजें हैं, आप मेंस में इसे लिखेंगे तो काफी अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा। प्रधानमंत्री के पद और कार्य का विवरण की अगर बात करें तो लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरिस बताया है इसको। ठीक है, रोल एंड स्टेटस ऑफ प्राइम मिनिस्टर सर विलियम वर्नर की अगर हम बात करें, विलियम वर्नर ने हर कोर्ट, इन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना तारों के बीच चंद्रमा से की है। और प्रधानमंत्री के पद और उनके कार्यों का विवरण में और हम देखें तो जेनिंग्स के प्रधानमंत्री को सूर्य के समान माना है जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से भूला गया है। राजनीतिक मामलों की जो समिति है वो सभी समितियों की अगर हम बात करें, कमिटीज ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर, तो सभी समितियों में से सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कैबिनेट इसको कहा जाता है। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष दल का प्रमुख, इसको के बारे में क्या कहा गया, आइवर जोनिंग्स ने इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री बताया, ऑप्शनल ऑल्टरनेटिव जो है प्राइम मिनिस्टर का है। और लोकपाल के बारे में क्या टिप्पणी की गई है, गेरोल्ड ई काइडेन ने इसे संस्थानीकृत लोक अंतःकरण का प्रतीक माना है। तो इस तरह से अपने अपने वाक्य को प्रस्तुत किया है। ठीक है, टिप्पणी कर हम कह सकते हैं। अगला सेगमेंट हमारा यहाँ पर फिजिक्स होगा। तो इसी तरह से निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। यहाँ पर पेड ग्रुप से संबंधित यहाँ पर कुछ व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आपको। ठीक है, उनको देखते रहिए। और सर का यहाँ पर डायरेक्ट नंबर दिया गया तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने एग्जाम से संबंधित, कोई नोट से संबंधित, या फिर किसी कोर्स में एडमिशन लेना तो उससे संबंधित, उनसे डायरेक्ट आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। सारे मॉड्यूल्स को अच्छे से देखिए, सारे मॉड्यूल्स को प्रॉपर कवर करिए। कोई चीज नहीं समझ आती तो कामली एंड थोड़ा सा पेशेंस के साथ हम वहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कोई चीज अगर नहीं क्लियर होगी तो हम इसको क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से निरंतर चैनल पर बने रहें, निरंतर इसको देखते रहे, कंटिन्यू बने रहें। चलिए देखिए, यहाँ पर आज हम पहले फिजिक्स को देखने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स देखते हैं। इस सेगमेंट में हम यहाँ पर अगला जो हमारा है वो फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो देखेंगे वो है आपका इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता को हम सबसे पहले देखेंगे, समझेंगे ये क्या है। देखिए यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि किसी ठोस की एक निश्चित आकृति या आकार होता है और किसी पिंड की आकृति और आकार को बदलने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे एक रबड़ होता है ना, जो हम जिसको बालों में लगाते हैं रबर को, तो जब आप दोनों तरफ से उसको खींचेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी पिंड का वह गुण जिससे वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार को पुनः प्राप्त कर ले। जब हम किसी रबड़ को दोनों तरफ से खींचते हैं और एक तरफ से जब उसको छोड़ देते हैं तो दूसरी तरफ वो उसी अवस्थिति और उसी आकृति में आ जाता है जैसे वो पहली थी। तो ये क्या कहलाता है आपका इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता आपका कहलाता है। ठीक है, यही चीज आपको बताई गई। जब एक पंख पिंड पर बल लगाते हैं तो पिंडक में अपना प्रारंभिक आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती और स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम प्लास्टिक या पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे अब कोई रबड़ है, हमने उसको दोनों तरफ से खींचा, जब उसको छोड़ दिया तो कह रहे हैं इसको हटाने पर उसकी प्रारंभिक आकृति और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, वो फिर से वैसी कंडीशन में आ जाएगी। इसको ये क्या है, प्रत्यास्थता कहलाता है। इससे उत्पन्न विरूपण प्रत्यास्थता विरूपण कहलाता है। इसके बाद जब वो छोड़ के जब वो अपनी अवस्थिति में आएगी तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा चेंजेस आएंगे उसके
मतलब उसमें कह रहे हैं उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे, जैसे कि वो प्रारंभिक आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति में नहीं होगी, वो रबड़ जो होगी अगर रबड़ के हिसाब से समझे, और स्थायी रूप से विरूपित हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक या पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। क्लियर है। एक भौतिक शास्त्री है रॉबर्ट हुक, जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा। रॉबर्ट हुक का नाम, क्या नाम है उनका? रॉबर्ट हुक है। और इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1635 या 1703 में इनका जो है वो है, इन्होंने स्प्रिंगों पर प्रयोग किया और पाया कि किसी पिंड में उत्पन्न विस्तार यानी कि लंबाई में वृद्धि जो है वो प्रत्यारोपित बल यानी कि इलास्टिसिटी या लोड के अनुक्रमानुपाती होता है। और उन्होंने 1676 में, आप देखेंगे कौन से सन में, 1676 में उन्होंने इलास्टिसिटी का जो नियम है वो प्रस्तुत किया, और जो अब हुक का नियम कहलाता है। तो इलास्टिसिटी का जो नियम है वो अब हुक का नियम कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पेड ग्रुप के लिए जो है कॉल के लिए व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह यहाँ पर दिए गए, आप चाहे तो इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान सर का भी नंबर दिया गया है, आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अपने वीडियो से संबंधित या अपने कोई टॉपिक से संबंधित, अपने जो है एग्जाम से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी कोर्स में एडमिशन लेना, तो डायरेक्ट वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं नीचे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी मैटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। इसमें देखेंगे कि प्रत्यास्थता के जो गुण के आधार है, ठीक है, हम इसमें क्या समझेंगे, तो प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर दो वस्तुएं जो है दो प्रकार की होती हैं। आइए उनको समझते हैं कि वो कैसे होती हैं ये दो प्रकार की। जैसे पूर्ण प्रत्यास्थता वस्तुएं जो है वो आप देखेंगे जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पहली अवस्था को पूरी तरह प्राप्त कर लेती है, वो परफेक्टली इलास्टिक कहलाती है। मतलब समझिए जैसे रबड़ था, ठीक है, उसको हमने दोनों तरफ से खींचा, फिर एक तरफ से जब छोड़ दिया तो पुनः अपनी कंडीशन, पहली वाली कंडीशन में आ गई, नॉर्मल स्टेट में आ गई अपनी। ठीक है। इसका पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं जो होती है, यानी कि परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि उसमें जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर, जब हमने बाहर से बल लगाया, उसको खींचा, तो वो हटा लिए जाने पर अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं लौटती है, बल्कि क्या होता है, सदैव के लिए विरूपित, थोड़ा सा उनका आकार चेंज हो जाता है। तो इसे परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं या फिर पूर्ण सुघट्य हम कहते हैं। वास्तव में कोई वस्तु ना तो पूरी तरह पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और ना ही पूर्ण, ना ही मतलब कह सकते परफेक्टली इलास्टिक होती है, ना ही परफेक्टली प्लास्टिक होती है। तो मोम को पूर्णतः जो हम कह सकते हैं कि उसको हम कहते हैं कि पूर्ण परफेक्टली प्लास्टिक माना जाता है मोम को। ठीक है, मोटे तौर पर क्वार्टर्स को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु और मोम को पूरी तरह से हम परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं। यहाँ पर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखेंगे कि प्रत्यास्थता की जो सीमा है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होती है, वो एक्चुअल में ना किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपल बल की वह अधिकतम सीमा है जिसके अंतर्गत वस्तु में इलास्टिसिटी का जो गुण है वो विद्यमान ही रहता है। वस्तु की इलास्टिसिटी की सीमा कहलाती है, लिमिट होती है उसकी। ठीक है, ये हमने इलास्टिसिटी को समझा तो ऊपर समझा था इसको। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें प्रत्यास्थता के गुणांक की भी बात की गई है। ठीक है, इन सब चीजों को हमें समझना होगा। यहाँ पर क्या चीज कह रहे हैं, प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि इलास्टिक मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं। द प्रोपोर्शनल रीजन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर स्ट्रक्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिजाइंस। समझिए इसको, संरचनात्मक और निर्माण अभियांत्रिकी डिजाइन के लिए प्रतिबल विकृत वक्र में प्रत्यास्थ सीमा के अंदर का अनुक्रमानुपाती क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। और प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी मॉड्यूल्स कहते हैं, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और किसी दिए हुए द्रव्य के लिए इसका एक विशिष्ट मान होता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर यंग जो गुणांक है, आपका यंग जो मॉड्यूल्स है, वो आपका बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं एक बार हम। देखिए जैसे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट फॉर अ गिवन मटेरियल द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज सेम वेदर द स्ट्रेस इज टेंसाइल और कंप्रेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रायोगिक प्रक्षेपण है ये दर्शाते हैं कि प्रतिबल चाहे तनक हो चाहे संपीड़क हो, ठीक है, उत्पन्न विकृति का मान समान होता है। और इसमें यहाँ पर कुछ आपको देखिए फॉर्मूला भी दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो है y जो अनुपात से यंग गुणांक को हम परिभाषित करते हैं, और इसे प्रतीक जो है y के द्वारा, यहाँ पर सिंबल जो इसका है वो y के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, y इसका सिंबल होता है। इसके बाद यहाँ पर अपरूपण गुणांक की अगर हम बात करें, ठीक है, अपरूपण गुणांक की जो अगर हम बात करें
अपरूपण गुणांक मतलब शीयर मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि जैसे इसमें क्या है कि अपरूपण गुणांक जो आपका है उसमें कहते हैं कि प्रतिबल और संगत अपरूपण विकृति का, किसका, अपरूपण प्रतिबल संगत अपरूपण प्रकृति का। देखिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस शेयरिंग का अगर हम बात करें शेयर मॉड्यूल्स में, तो मतलब कि अपरूपण प्रतिबल और संगत अपरूपण जो विकृति है उसका अनुपात द्रव्य का आपका क्या कहता है, शेयर मॉड्यूल्स कहलाता है। और इसे हम जी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जी से हम इसको इंडिकेट करते हैं। और इसे दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। और इसको जो है इस तरह से हम यहाँ पर स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन यहाँ पर इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए जो बल्क मॉड्यूल्स होते हैं यानी कि आयतन जो गुणांक हम जिसको कहते हैं कि जलीय प्रतिबल और संगत आयतन विकृति के अनुपात को हम आयतन गुणांक कहते हैं, यानी कि हम क्या कहते हैं, बल्क मॉड्यूल्स कहते हैं। क्लियर है, तो कह रहे हैं कि इसका जो आप देखेंगे यहाँ पर निरूपित किया जाता है, इसका जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है वो क्या है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, कुछ चीजें हैं इसके फॉर्मूलाज वगैरह आप देख लीजिएगा अगर देखना चाहे तो। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो स्ट्रेस होता है, आपका स्ट्रेस क्या है उसको समझ लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, देखिए स्ट्रेस से पहले यहाँ पर इलास्टिक लिमिट दिए, वैसे भी मैंने इसको समझाया है, लेकिन इसकी सीमा को हम समझते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होते हैं। जब किसी पिंड पर हम देखेंगे किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ की इलास्टिसिटी का गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ की जो इलास्टिसिटी है उसे हम इलास्टिसिटी सीमा कहते हैं। ठीक है, आइए हम नीचे मूव करते हैं। अब स्ट्रेस क्या होता है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस क्या होता है। एक्चुअल में आप देखेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो इलास्टिक देखेंगे प्रत्यानयन बल को हम प्रतिबल कहते हैं, यानी कि स्ट्रेस कहते हैं। यदि किसी पिंड के क्षेत्रफल ए वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F होता है तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, पर स्ट्रेस बराबर क्या होगा, F अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, F बटे मतलब A हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, और प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन प्रति, क्या होता है एसआई मात्रक का, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे स्ट्रेन क्या होता है, विकृति क्या होती है, तो प्रतिबल पर आप देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है, प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में विकृति आ जाती है और वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक जो चेंजेस होते हैं उनको स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, विकृति की एक तुलना है और इसका मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और विकृति को अगर हम इंडिकेट करें तो किस तरह से हम यहाँ पर विकृति को लिखेंगे, तो देखिए विकृति को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। ठीक है, ये चीज हो गई। अब कहते हैं स्ट्रेन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अनुदैर्ध्य विकृति, अपरूपण विकृति आपका हो गया, आयतन विकृति हो गया। मतलब आप देखेंगे जैसे लॉन्गी, यहाँ पर क्या लिखा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया, शेयरिंग यानी कि शेप स्ट्रेन हो गया और वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। दैट में आयन विकृति वगैरह, ये आपके 3 क्या है, विकृति के प्रकार है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे मूव करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ आपको देखेंगे कि हुक का नियम दिया गया है नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो कहते हैं हुक का नियम एक्चुअल में क्या है उसको समझिए कि हुक्स का जो लॉ है वो कहता है कि प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी की जो सीमा है, इलास्टिसिटी की जो लिमिट है, उसके अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला अगर प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं, E इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। यहाँ पर हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यहाँ पर हम देख सकते हैं। क्लियर है, और इसका जो गुणांक होता है उसे हम ई कहते हैं और प्रत्यास्थता के गुणांक को हम ई कहते हैं, इलास्टिसिटी आपके कोएफिशिएंट को। ठीक है, इसके बाद प्रेशर की अगर बात करें तो आप देखेंगे, अच्छा हाँ एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसी की बात करें हुक के नियम में हम बात करें प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक है वो न्यूटन आपका क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। तो याद रखिएगा हुक का जो नियम है उसमें प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो मात्रक न्यूटन प्रति मीटर पास्कल होता है और ई क्या है आपका प्रत्यास्थता गुणांक है। और ये सब चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं। इसके बाद हम बात करें तो प्रेशर, दाब क्या होता है आपका, तो देखेंगे दाब क्या है आपका, प्रेशर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पहले आइए यहाँ पर देखिए क्या है दाब, आइए समझते हैं प्रेशर क्या है। देखिए किसी सतह पर एकांक क्षेत्र पर लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे गैस भरे गुब्बारे को अगर हम नाखून के कंपैरिजन में
सुई को, ठीक है। सुई से फोड़ना आसान होता है क्योंकि सुई की जो नोक है उसका क्षेत्रफल नाखून से बहुत कम होता है। आप समझ रहे हैं। तो दाव का मात्रक आप देखेंगे क्या होता है, दाव का मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर क्या होता है, दाव का मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और पास्कल आप देखेंगे जो या पास्कल या डाइन प्रति सेंटीमीटर आप स्क्वायर होता है, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। दाव की यहाँ पर ये सब समझ लिया। इसके बाद देखेंगे कि जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, दाव एक क्या है, आदिश राशि है, क्लियर है। और हम देखते हैं ये जो परिभाषा मैंने आपको बताई है, जैसे कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को हम दाव कहते हैं। एक इसमें क्या है कि एक नियत बल के लिए क्षेत्रफल जितना कम होगा दाव उतना ही अधिक होगा, प्रेशर उतना ही अधिक होगा। इसी कारण से नुकीली कील दीवार में आसानी से ठोकी जा सकती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर ये सब चीजें। इसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे मूव करते हैं, पर क्या कह रहे हैं, तो वायुमंडलीय दाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपका, तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाव उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर हम देखें तो उस बिंदु के वायुमंडल के शीर्ष तक का वायु स्तंभ के भार के बराबर होता है। और समुद्र तल पर वह 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल यानी कि पीए होता है। और एक वायुमंडलीय दाब भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक वायुमंडलीय दाब भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए इस तरह से ऊंचाई भी यहाँ पर समुद्र तल से आपको दी गई है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर आप और देखेंगे तो वायुमंडलीय दाब का जो मापन है वो बैरोमीटर से करते हैं, जो कांच की नली में पारे को भरने से बनी युक्ति होती है, क्लियर है। आप देखेंगे जैसे एक वायुमंडलीय दाब की अगर हम बात करें, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे की 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। और बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी, मतलब पहले से कुछ एजम्पशंस भी जो है वो लगाए जा सकते हैं, ठीक है। बैरोमीटर की जो आप देखेंगे पाठ्यांक है, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है उसका जो मीटर है जो नीचे धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की भी संभावना होती है। जब किसी झील की तली से उठकर, आप ध्यान दीजिएगा फॉर एग्जाम्पल कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु जो है बुलबुला ऊपर सतह पर आए, ऊपरी सतह पर तब आएगा तो उस पर तली की अपेक्षा दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के जो बुलबुले है उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, आपके वायुमंडलीय दाब है, प्रेशर है आपका, ठीक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब हमेशा कम होता जाता है, जिसके कारण क्या है कि वायुयान में यानी कि फ्लाइट में बैठे यात्री के आप देखेंगे कि फाउंटेन पेन की स्याही है वो बाहर आ जाती है। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप देखेंगे पृथ्वी के चारों गैसों का आवरण जो है पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। वो वायुमंडल ही आपका कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट आदि तूफान आने की संभावना को भी व्यक्त करता है। अब हम डेंसिटी की यानी कि घनत्व की अगर हम बात करें तो देखिए घनत्व क्या होता है, घनत्व को समझिए। यहाँ पर कभी कभी ना डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लेते हैं डेंसिटी क्या है, कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे P या फिर D से निरूपित करते हैं। तो घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप होता है और घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है और इसका विमीय जो सूत्र है वो MLA-3 होता है, ठीक है। क्या होता है, ML जो है -3 होता है। और किसी पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र क्या पता होना चाहिए, D = m/v यानी कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीजें दी गई है। इसको यहाँ पर घनत्व बराबर मतलब द्रव्य बटे आयतन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका SI यानी कि मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर, यहाँ पर Q3 होता है, यहाँ पर मेंशन किया गया इसका SI मात्रक, क्लियर है। और ये घनात्मक आपकी अदिश राशि होती है और कहते हैं कि इसका किसी द्रव का घनत्व जो है सभी दाबों पर लगातार अचर रहता है और इसके विपरीत गैस जो है वो दाब में परिवर्तन के साथ घनत्व में अधिक परिवर्तन को दर्शाती है। ये सब चीजें हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर और क्या चीजें दी गई हैं, जैसे और क्या बोला गया है यहाँ पर जैसे प्रेशर विद द लिक्विड एट एनी पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या है इसमें कि जैसे द्रव में जैसे हम देख सकते हैं कि प्रेशर इन लिक्विड की अगर हम बात करें तो जैसे द्रव में क्या होता है कि द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार या फिर तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं, यानी कि प्रेशर इन लिक्विड कहते हैं,
ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपकी, और इसमें हम दाब बराबर H इंटू डी इंटू जी इत्यादि चीजों को हम समझ लेते हैं। ये सब चीजें हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो है आपका लॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे लॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर क्या होता है आपका, इसको समझ लीजिए यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया गया है इसको। देखिए, लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर की अगर मैं बात करूं, यानी कि द्रव दाब के नियम क्या होते हैं समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे द्रव के भीतर क्या होता है कि आप देखेंगे कि स्थित द्रव में स्थित किसी बिंदु पर द्रव प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। ठीक है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब जो है स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। या हम कह सकते हैं जैसे कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब है सभी दिशाओं में समान होता है, और द्रव द्वारा लगाया गया दाब जो है प्रेशर जो है सदा द्रव के संपर्क वाली सतह के लंबवत होता है, और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब की सतह के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं रहता है। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखकर उस बेलजार से यदि वायु को धीरे धीरे निकालेंगे तो क्या होगा कि वायु का दाब कम करेंगे तो पारे का स्तर घटने लगता है। ये सब चीजें क्या है आपका द्रव दाब के नियम हो जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर देखते हैं जैसे आपका क्या होता है पृष्ठ तनाव, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। आपका सरफेस टेंशन क्या होता है, देखिए नाम से ही बड़ा टेंस जैसा लग रहा है, मजाक की बात है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है एक्चुअल में, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे सरफेस टेंशन क्या है कि किसी भी द्रव के अणुओं में ससंजक बल होने के कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन्स की तरह कार्य करता है, और द्रव का बाह्य जो पृष्ठ होता है सदैव तनाव की स्थिति में होता है, और उसमें संकुचित होकर अपना बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो कम से कम रखने की प्रवृत्ति होती है। तो द्रव के पृष्ठ का ये तनाव ही आपका क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव को कई प्रकार से मापा जा सकता है। जैसे किसी द्रव का जो पृष्ठ है, वो जो सरफेस है, उसका सरफेस का जो टेंशन है उस पर उस बल के बराबर होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। इसको हम किस तरह से यहाँ पर जो है दिखा सकते हैं, जैसे कि T = F/L से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर या फिर जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, और इसमें जो इसका SI मात्रक वगैरह है ना, तो SI यूनिट्स जो होते हैं उसको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि वो ज्यादातर मेन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि एक द्रव के अणुओं के मध्य ससंजक बल कार्य करता है। जब किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो द्रव के अंदर के अणु जो है वो पृष्ठ की ओर उठने लगते हैं, ठीक है, सरफेस की ओर उठने लगते हैं, और सरफेस पर पहुंचने के लिए इन अणुओं को ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये कार्य उन अणुओं के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, जैसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि घोल को थोड़ा गर्म कर दिया जाए तो जो पृष्ठ है वो तनाव और कम हो जाने के कारण ये कपड़ों की और अच्छी सफाई करता है। ठीक है, और जैसे पतली सुई जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती रहती है। जैसे हम देखते हैं छिड़काव या फुहार से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है। गर्म सूप का जो पृष्ठ है वो तनाव कम होने के कारण यह जीव के अत्यधिक क्षेत्रफल पर फैलता है, ध्यान रखिएगा, और गर्म सूप ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है। क्लियर है। आप देखेंगे जैसे कि स्थिर या शांत जल की सतह पर अगर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं, तो जबकि आप देखेंगे पानी में तेल या केरोसिन यदि डाल देने पर लार्वा पानी में डूब जाते हैं और श्वसन ना कर पाने के कारण मर जाते हैं। ठीक है, पारे की जैसे छोटी छोटी बूंदे आप देखते हैं कि सरफेस पे तनाव के कारण गोलाकार रहती है, जबकि कुछ बड़े आकार की बूंदे गुरुत्व बल के कारण चपटी होने लगती हैं। जैसे वर्षा की बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती हैं। ये सब चीजें हैं। जैसे देखें किसी बुलबुले आकार में आप देखेंगे कि उसमें भरी गैस के जो प्रेशर है और पानी की फिल्म की त्रिज्या मोटाई पर निर्भर करती है। छोटे बुलबुले में गैस का जो दबाव है, गैस का जो प्रेशर है, वो बड़े बुलबुले के कंपैरिजन में अधिक होता है। और देखते रहता है नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला, और जो छोटा बुलबुला है वो और छोटा हो जाएगा, बड़े जो बबल्स है वो और बड़े हो जाते हैं। कुछ इस तरह के इसके एग्जाम्पल मेन है कि आपका मात्रा क्या है, इन सब चीजों को हमें ज्यादा याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स को जैसे आप ध्यान रखेंगे तो दिमाग में चीजें रह जाती हैं और थोड़ा सा याद करने में भी आसानी हो जाती है।
इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या है। जैसे कि आप देखेंगे ससंजक या आसंजक बल, जिसको हम कोहेसिव या अडहेसिव बल हम फोर्स कहते हैं, वो आपका क्या होता है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। इसका कहने का क्या मतलब है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। बेसिकली आप देखेंगे कि इंटरमोलिकुलर जो मॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं, जिनको हम अंतर आणविक बल कहते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। और इन अणुओं के बीच कार्य करने वाले जो बल है, जो फोर्स है, उसको अंतराण्विक बल कहा जाता है, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम ससंजक या आसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? कोहेसिव फोर्स, और इसको हम क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स। अगर हम कोहेसिव फोर्स की बात करें, ससंजक बल की बात करें, तो क्या होता है, इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम समझे तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है, उसे हम ससंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इसको अगर हम डेली यूज में अगर समझे तो किस तरह से समझेंगे कि आप देखेंगे जैसे जल से भीगी हुई 2 प्लेटों को अलग अलग करने, पानी से भीगी हुई 2 प्लेटों को अलग अलग करने के लिए पानी के अणुओं के ससंजक बल के विरुद्ध काफी बल लगाना पड़ता है, ठीक है। उस तरह से झटक के हम जैसे पानी निकालते हैं उसमें। और ठोस पदार्थ क्या देखेंगे, एक निश्चित आकृति के होते हैं, क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच जो आपका कोहेसिव फोर्स है, यानी कि ससंजक बल का मान काफी अधिक होता है, ठीक है। इस तरह से है। और इसमें जैसे कोल्ड वेल्डिंग की अगर हम बात करें, शीत वेल्डिंग जो होता है, इस प्रकार की वेल्डिंग में क्या होता है कि धातुओं को मशीन के द्वारा इतना अधिक प्रेशर दिया जाता है, इतना अधिक दबाया जाता है, जिससे कि वह आणविक परास में आकर परस्पर चिपक जाए। और ऐसे अणुओं के बीच जो आपका कोहेसिव फोर्स होता है, ससंजक बल के कारण ये होता है, ये कंडीशन ससंजक बल के कारण होता है। अब हम बात करें आसंजक बल, यानी कि एडहेसिव आपका फोर्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर अब एडहेसिव फोर्स की बात की जा रही है, यानी कि आपके आसंजक बल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये क्या है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, उसको हम आसंजक बल कहते हैं। उसको डेली यूज में अगर हम समझे तो देखेंगे जैसे ब्लैक बोर्ड और चौक के कड़ों के बीच आसंजक बल के कारण ही लिखना पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। किसी वस्तु, बर्तन आदि का जल से भीग जाना आसंजक बल का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और पौधे के ऊतकों और जल के अणुओं के बीच जो आपका एडहेसिव फोर्स है, आसंजक बल के कारण ही मिट्टी द्वारा अवशोषित जल जो है, मृदा द्वारा अवशोषित जल पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंच पाते हैं। तो ये सब इसके कुछ उदाहरण है। इसको थोड़ा सा आप 1-2 बार और रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे आपका लास्ट में एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया गया कि तेल और जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम होता है, लेकिन तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल के जो सरफेस है, उस पर डाली गई जो पानी की बूंदें वो सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती हैं, लेकिन आप देखेंगे पानी के जो सरफेस पर डाली गई तेल की बूंदें एक पतली परत फिल्म के रूप में जो है अधिक क्षेत्र में फैल जाती है। हम ये नॉर्मल डेली यूज में भी काफी देखते होंगे इन सब चीजों को, ठीक है। साइंस क्या आपकी डेली यूज की चीजों को तो डिफाइन करता है बेसिकली। आप देखेंगे इसके बाद कोशिकात्व क्या होता है, यानी कि कैपिलैरिटी क्या होता है। कैपिलैरिटी क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है कैपिलैरिटी एक्चुअली क्या है, और इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कि केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या फिर हम कह सकते हैं नीचे उतरने की घटना को हम कोशिकात्व कहते हैं, ठीक है। ऐसी नली जिसका क्षेत्र बहुत बारीक होता है और केशी नली कहलाती है। जैसे आप देखेंगे जब जो आप देखेंगे द्रव कांच को भिगोते हैं, जो द्रव कांच को भिगोते हैं वे कांच की केशिक नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे कि पानी, ठीक है। पाइप में जब पानी है जो ऊपर की ओर चढ़ता है, इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए। केशी नली में ऊपर चढ़ने वाले 2 द्रवों में जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वे केशी नली में अधिक ऊपर तक चढ़ेगा, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वे कांच की केशी नली में नीचे की ओर गिरते हैं, जैसे कि पारा हमेशा नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। या फिर हम देख सकते हैं कि ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं और कांच की केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, और जबकि जो द्रव कांच को नहीं भिगोते केश नली के नीचे उतरते हैं, जैसे कि पारा है आपका, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मेंशन है ना कि इस तरह से पानी जो आपका H2 जो होगा वो ऊपर की ओर चढ़ेगा, ठीक है, वो ऊपर की ओर चढ़ेगा। जबकि आप देखेंगे जो पारा है वो हमेशा नीचे की ओर, आप देखेंगे नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। इस तरह से चीजें हमें यहाँ पर याद रखने के लिए इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे यहाँ पर दिए गए जल का जो पौधों के तनों में बनी असंख्य कोशी नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचा। पानी जो है धीरे धीरे ही पौधों में ऊपर कंज्यूम करते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे की ओर तो नहीं रह जाते हैं ना। लालटेन में जैसे आप लालटेन तो आपने सुना ही होगा,
मिट्टी के तेल में का जो बत्ती में ऊपर चढ़ना, उसमें जो बत्ती डालते हैं बना के उसकी जैसे धागे की किसी चीज की, तो उसमें क्या होता है बत्ती से तेल वो ऊपर खींचता है, ठीक है, तेल को ऊपर खींचा जाता है। मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघल कर ऊपर चढ़ना, ये सब क्या आपके एग्जाम्पल्स हैं। स्याही सोखने का कार्य भी कोशिकात्मक क्रिया पर ही निर्भर करता है। और फाउंटेन पेन की जो निब है उसकी नोक बीच से थोड़ी सी गैप होता है, ठीक है, जिसमें छोटी सी बारीक कोश नली बनी होती है। जब इसे स्याही में डुबोते हैं तो स्याही क्या है केश नली में उसमें चढ़ जाती है ऊपर की ओर, और रिफिल वाले पेन से लिखाई गुरुत्व के कारण संभव हो पाती है। और ये सरफेस प्रेशर पर आधारित नहीं होती, यानी कि पृष्ठ तनाव पर अगर हम बात करें तो उस पर जो है बेस्ड नहीं होती है। आपका विस्कोसिटी क्या होता है, यानी कि श्यानता हम किसे कहते हैं, विस्कोसिटी क्या होता है, श्यानता। देखिए ये सब चीजें आपको 2-3 बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, तभी चीजें आपको समझ आएंगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से ये चीजें समझ नहीं आ सकती है। तो इसको आपको 1-2 बार जैसे 1-2 बार सुन लेना है। जैसे बहुत बार होगा कि चीजें क्लियर ना हो, लेकिन सुनते रहिए, तो कभी कभी होता है ना ज्यादा बार सुनने से आपकी कॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाती है, जब प्रश्न आएगा तो चीजें गलत नहीं होगी, ठीक है। जैसे देखेंगे कि किसी द्रव या गैस की दो क्रमगत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कहलाते हैं, शांत बल कहते हैं, ठीक है। और तरलों के इस गुण को जिसके कारण वह विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करते हैं, उनको हम श्यानता कहते हैं। ये क्या है, एक आदर्श तरल की श्यानता जो है शून्य होती है, ठीक है। और ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है, लेकिन गैसों की श्यानता बढ़ती जाती है। ये सब चीजें हैं। और इसमें श्यानता का जो एसआई मात्रक है वो आपका पॉज यानी कि पीआई होता है, दूसरे मात्रक इसका NSM-2 या PAS होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे जो एसआई मात्रक वगैरह है वो दिए गए हैं इसमें, तो इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपसे एसआई मात्रक बहुत पीटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, और जबकि गैसों की श्यानता जो है ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे देखें गाढ़े द्रव जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, शहद हो गया, ये इसमें अधिक श्यानता होती है। और गाढ़े द्रव क्या होते हैं, पतले द्रवों की कंडीशन में शीघ्र ठहर जाते हैं। और जैसे पानी को कहीं आप डालेंगे तो जल्दी से बह जाएगा, लेकिन शहद हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये थोड़े थिक होते हैं, तो इनको क्या है, इनकी ये क्या कहते हैं कि ये थोड़े से गाढ़े होते हैं, ठहर जाते हैं। इनकी जो विस्कोसिटी, इनकी जो श्यानता है वो थोड़ी सी जो गाढ़े प्रवृत्ति की होती है, और ये ठहर जाती है एक जगह पर, पानी जबकि नहीं ठहरता, आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, इसमें समझते हैं जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं आपको। जैसे कि आपका उत्प्लावन बल क्या होता है, आपका उत्प्लावन फोर्स की अगर हम बात करें तो आपका उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आइए देखिए क्या है ये। देखिए इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि जब हम लकड़ी के एक टुकड़े को पानी से भरी एक बाल्टी में डुबाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे पानी के भीतर से लकड़ी पर कोई ऐसा बल ऊपर की ओर लग रहा है जो उसके डूबने का प्रतिरोध करता है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम लकड़ी को जल की सतह से नीचे ले जाकर छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि वह तुरंत ही ऊपर सतह पर आ जाती है, यानी कि जल या किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोने पर उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। उस बल को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट यानी कि उत्प्लवन फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या है कि गैस भी द्रव की तरह उत्प्लावन बल लगाती है। और क्या है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है तो उस वस्तु तरल में डूब जाती है, जबकि उत्प्लावन बल के भार से अधिक रहने पर वस्तु तरल की सतह पर ही तैरती रहती है। ये सब चीजें यहाँ पर है। जैसे आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल एक और इसको समझ सकते हैं, जैसे लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डूब जाता है, जबकि पारे का जो है वो तैरता रहता है, पारे पर तैरता रहता है ये टुकड़ा, ठीक है, और पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का घनत्व क्या है, पारे से कम मगर जल से ज्यादा होता है। क्लियर है। अब जैसे समझेंगे हाइड्रोजन गैस से भरा जैसे गुब्बारे होते हैं ना, तो वायुमंडल में ऊपर उठता चला जाता है। हमने बचपन में हमेशा उड़ाए होंगे गुब्बारे, क्योंकि गैस भरे गुब्बारे का जो औसतन घनत्व है वो वायु से कम होता है। और ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। वहीं आप समझते हैं जैसे बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के कंपैरिजन में कम होता है, और घनत्व के अनुसार बर्फ का जो 10वां भाग है वो जल के बाहर निकला रहता है, और बर्फ जल पर तैरती रहती है इसी कारण से, ठीक है। ये सब चीजें हैं, हमने इसको जैसे ये आपका क्या है, उत्प्लावन बल कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आपका आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो एक्चुअल में क्या है।
आइए इसको देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको किस तरह से बताया गया है। जैसे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में उसके जो भार है उसमें थोड़ी कमी सी महसूस होती है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव यानी कि द्रव के भार के बराबर होती है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं कि वस्तु का आभासी भार बराबर वास्तविक भार उसका क्या है, और माइनस करेंगे उसमें से हटाए गए द्रव का भार, और इस तरह से वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल यहाँ पर आपका इस तरह से निकल आता है। आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यानी कि किसी डूबी हुई वस्तु का जो आयतन है उसके द्वारा विस्थापित जल के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं यहाँ पर, और देखते हैं इसमें क्या है। आइए इसको देखते हैं हम यहाँ पर और क्या क्या चीजें कही गई हैं। जैसे आप देखेंगे कि प्लवन के तैरने के नियम, लॉज ऑफ फ्लोटेशन हमने समझा था, शायद ऊपर भी हमने इसको पढ़ा है। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, जैसे लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, इसको हम यहाँ पर एक्स्ट्रा से समझते हैं। देखिए लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है आपका, यानी कि ये देखिए प्लवन के जो नियम है, ठीक है, फ्लोटेशन यानी कि तैरने के नियम क्या होते हैं, सिंपल सा है। जब कोई वस्तु द्रव में पूरी तरह या थोड़ा आंशिक रूप से डूबी हुई होती है तो उस पर जो दो बल कार्य करते हैं वो आपका क्या है, प्लवन एक तरीके से कहलाता है। इसमें देखेंगे वस्तु का भार यानी कि W जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करती है, और द्रव का वस्तु पर उत्प्रेक्ष यानी कि F जो होता है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कार्य करता है, जिससे F का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे यदि W = F है तो इस दिशा में वस्तु द्रव में जहां होगी वहां तैरती रहेगी। ठीक है, किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा ये द्रव और ठोस के अपेक्षित घनत्व पर निर्भर करता है, और इसकी गुणांक क्या होता है, इसके द्वारा आप देखेंगे कि इसके गुणांक को जो है इन संबंध द्वारा जारी किया जा सकता है। जैसे कि इसमें क्या है कि ठोस के डूबे भाग का आयतन बटे ठोस का कुल आयतन बराबर ठोस का घनत्व और द्रव का घनत्व इत्यादि क्या है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लवन के नियम यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करते हैं। इसके बाद हम अगर नीचे देखें तो आप देखेंगे कि पास्कल का जो नियम होता है आपका, इस नियम के अनुसार क्या चीजें होती है इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि पास्कल का जो नियम है वो किस तरह से हम समझेंगे, और ये आपका ना मेंस में भी कई बार पूछा गया है तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कि पास्कल का नियम बेसिकली क्या होता है। ठीक है, कहते हैं कि किसी द्रव के किसी भाग के दाव में होने वाली वृद्धि द्रव के अन्य भागों में बिना क्षय हुए एक समान रूप से संचारित हो जाती है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक्चुअली पास्कल का नियम हो जाता है। इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसको देखकर समझने के लिए कहते हैं कि किसी भी बंद द्रव पर कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर बड़े क्षेत्र पर अधिक मात्रा में बल प्राप्त किया जा सकता है। ये आपका क्या है, पास्कल का नियम है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, पास्कल का लॉ हो जाता है। ठीक है, कहते हैं कि तरल दाब संबंधी नियम, यदि किसी बंद तरल पर बाहर से कुछ प्रेशर लगाया जाए तो परिणाम स्वरूप वह दाब तरल में सभी दिशाओं में फैल जाता है, संचरित हो जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने पाया कि यदि सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हो तो विराम स्थिति में तरल के सभी बिंदुओं पर दाब जो प्रेशर है वो समान होगा, और इस सत्य को भली भांति सरल रूप से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोक का नियम दिया गया है। स्टोक का नियम की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे किसी एक पिंड किसी तरल से गिरता है, कोई पिंड है किसी तरल से गिरता है तो वह अपने संपर्क में तरल की परतों को भी खींचता है, और तरल की विभिन्न परतों में आपेक्ष गति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप पिंड एक परिणामी मंदर बल अनुभव करता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई पानी की बूंदें दोलन गति करता हुआ लोलक एक ऐसी गति के कुछ सामान्य उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जैसे क्रांतिक वेग हो गया, ये सब क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी आप क्या होता है, मैंने लास्ट मॉड्यूल्स में वैसे आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी की मैं बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी, पहले क्रिटिकल को जैसे हमने समझा कि क्रिटिकल क्या होता है, जैसे हमने सुना ना क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ही ऐसी सीमा पर, एक इधर हटेंगे तो कुछ और कंडीशन हो जाएगी, पीछे हटेंगे तो कुछ और कंडीशन, एक सीमा की बात करता है क्रिटिकल। तो आप देखेंगे इसको हम इस तरह से कुछ इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे VC = आपका क्या हो जाता है, इसको VC = आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए √RG हो जाएगा, क्या हो जाएगा √ अब देखिए √ आपका R और G हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिखने का प्रयास करती हूँ, आपका √R और यहाँ पर आपका G हो जाएगा। ये हो गया, इसका सूत्र हो गया एक तरीके से। आप देखते होंगे जैसे बचपन में आपने सर्कस देखा होगा, ऐसे राउंड राउंड कुएं टाइप का होता होगा, जैसे मौत का कुआं टाइप बोलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं अपने अंदर गोल गोल में अपनी बाइक घुमा रहे होते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, कहते हैं कि इसमें जो होता है ना आपका
इसमें क्या होता है ये कि वह द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होती है। इसमें क्या होता है कि यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो वह द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होती है, और द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, और एक निश्चित वेग का वो हम क्रांतिक वेग कहते हैं। अगर ऐसा ना हो, ये क्रांतिक वेग का आपका उदाहरण, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा कि बाइक या तो बाहर गिर जाएगी या गोल गोल अंदर लुढ़कती रहेगी, तो आपका ये क्रांतिक वेग का उदाहरण हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बर्नौलीज का थ्योरम दिया गया है, प्रमेय दिया गया है उसका। बर्नौलीज का जो है थ्योरी क्या होती है उसको देखिए, यहाँ पर क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया गया है। बर्नौली प्रमेय जिसको हम कहते हैं, बर्नौली थ्योरम कहते हैं। किसी प्रवाह में तरल का जो वेग है वो बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है वो 10 स्विस गणितज्ञ जो थे डैनियल बर्नौली के नाम पर रखा गया था, जिनको अभी हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, उनके नाम पर रखा गया था। इस सिद्धांत की खोज उन्होंने ही की थी 1738 में अपनी हाइड्रोडायनेमिका नामक पुस्तक में इसको प्रकाशित किया था। इस सिद्धांत की जो व्युत्पत्ति है ऊर्जा संरक्षण के नियम से की जा सकती है। ठीक है, यह तरल यांत्रिकी का सरल और आधारभूत सिद्धांत भी आपका है। इसमें देखेंगे, ठीक है, ये सब चीजें हैं, और इसमें कुछ समीकरण है जिसको हमें समझने की इतनी भी यहाँ जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको एक दिया गया है नीचे कि जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव यानी कि आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसकी एकांक आयतन और एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहता है। ठीक है, इस तरह के कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन किया गया है, ये सब चीजें हैं। इसके बाद डैनियल बर्नौली की अगर बात की जाए, जिनके नाम पर ये थ्योरम रखा गया है, तो देखिए इसमें क्या होगा। यहाँ पर डैनियल बर्नौली जो है वो स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, जिन्होंने लियोनार्ड ऑयलर के साथ मिलकर गणित का फ्रेंच अकादमी पुरस्कार 10 बार जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया था। और उनका अत्यधिक सुविख्यात कार्य जो है वो द्रव गतिकी एक विषय जिसे उन्होंने स्वयं एकल सिद्धांत और एकल सिद्धांत या अनुप्रयुक्त गणित सम्मिलित है। ऐसे गणितज्ञ उन्हें गणितीय भौतिकी का संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है, तो ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको सीधा सीधा हम देखते जाते हैं क्या क्या चीजें बोली गई, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको ऊपर कवर कर चुके हैं। जैसे कहते हैं कि वेचुरी की मापी जो है वो एक असंपीड्य तरल में प्रवाह वेग को मापने की एक युक्ति होती है। ठीक है, स्ट्रेस हमने ऊपर देखा था, स्ट्रेस आपका क्या होता है इसको हमने ऊपर समझा था। टेंसाइल स्ट्रेस जो आपका होता है यानी कि तनक प्रतिबल होता है, इसका अपरूपक प्रतिबल होता है, जली प्रतिबल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब दो बल ऊपर और निचली फलकों पर समांतर लगाए जाते हैं तो ठोस पिंड इस प्रकार विरूपित होता है और ऊपरी फलक निचली फलक के सापेक्ष बगल की ओर विस्थापित हो जाता है। तो ऊपरी फलक का क्षैतिज विस्थापन AL ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में के लंबवत होता है। इस प्रकार का विरूपण अपरूपण कहलाता है और संगत प्रतिरूपण अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। ये आपको याद होगा, तो ऊपर हमने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। ठीक है, अब जैसे लोहे का जो गोला परत होता है मरकरी पर तैरता है जो, और पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? जो मरकरी की अपेक्षा क्या है, इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि अपेक्षित घनत्व लोहे की अपेक्षा अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे में कम होता है घनत्व। ठीक है, हमने ऊपर सब क्लियर किया, तो ये मत कहिएगा कि मैम आपने पढ़ाया नहीं, एक्चुअली हम ये सब डिटेल में ऊपर कवर कर चुके हैं। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव और पानी की फिल्म की त्रिज्या मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, हमने ऊपर पढ़ा है इसको। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयतन है न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है, और झीलों और नदियों में केवल ऊपरी सतह के जमने में पानी के अनियमित प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं शीतकाल में झील के ऊपरी परत 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ जम जाती है, लेकिन नीचे का जो पानी होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में भी रहता है। इसमें झीलों और तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है, जिसमें मछलियां एवं अन्य जलीय जीव जंतु रहते का नियम प्रतिबल विकृति वक्र के केवल रेखीय भाग से ही वैध होता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं, इसमें हमने ऑलरेडी इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर कवर किया हुआ है। अब डेली लाइफस्टाइल में आप देखते हैं जैसे हमारी एक धारणा बन जाती है जो द्रव अधिक तनित होते हैं वे अधिक प्रत्यास्थ होते हैं, लेकिन ये मिथ्या है। लेकिन ये जो भ्रम है, वास्तव में वे द्रव जो दिए हुए भार के लिए कम तनित होते हैं अधिक प्रत्यास्थ समझे जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर एंड में आप देखेंगे जैसे कि और भी चीजें दी गई। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, इट इज इजी टू, देखिए ये सब चीजें दी गई हैं, इसको और हम डिटेल में समझते हैं।
जैसे दिया गया, इट इज easier टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर बिकॉज क्यों, द सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट बिकॉज इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीज इट्स अप thrust, so chances of skinning get reduced and one can easily swim in such water. ठीक है, ये सब एग्जांपल्स यहाँ पर थोड़े से दिए, बबल्स वाला एग्जांपल हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर मेटल्स एंड लार्जर वैल्यूज ऑफ यंगेस्ट मॉड्यूल्स हमने ऊपर देखा था, यंगेस्ट मॉड्यूल्स को जो हमने ऊपर समझा था। अभी जब मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था जो डिटेल में इसके बारे में समझाया, यदि आपका मन है तो यहाँ पर उसको दोबारा समझाया जा सकता है, लेकिन वही है कि इन चीज़ों में थोड़ा समय और चला जाता है क्योंकि इसके बदले हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही स्ट्रेस को हमने ऊपर अच्छे से पढ़ा था, स्ट्रेस के बारे में हम ऊपर देख चुके। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड इज दैट इट कैन फ्लो। ठीक है, a liquid is incompressible and has a free surface of its own. A gas is compressible and it's expand to occupy all the space available to it. ये सब हमने ऊपर देखा हुआ है। ठीक है, रॉबर्ट्स हुक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसको हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर रॉबर्ट्स हुक के बारे में एक्चुअल में क्या कहा गया है कि रॉबर्ट्स हुक का जो जन्म है वो फ्रेश वाटर यानी कि ऑयल ऑफ वाटर वाइट में 18 जुलाई 1635 को हुआ था, और माइक्रोग्राफिया में प्रस्तुत प्रक्षेण माला में उन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का सुझाव रखा, और कार्क के अध्ययन के परिणाम स्वरूप जीव विज्ञान के संदर्भ में पहली बार कोशिका शब्द का इन्होंने यानी कि सेल शब्द का इन्होंने स्टडी किया। और भौतिक शास्त्र द्वारा रॉबर्ट हुक प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी के नियम की खोज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, रॉबर्ट हुक का जो लॉ है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया था ऑलरेडी। ठीक है, देखिए अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले, नेक्स्ट सेगमेंट को देखेंगे जिसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पार्ट को हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि किस तरह से हम देखेंगे कि मॉड्यूल्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग पार्ट्स को लेकर आते हैं और उन्हीं पार्ट्स को आगे बढ़ाते हुए हम उसमें चीजें एड ऑन करते चले जाते हैं। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं क्या है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको समझ लेते हैं। आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं इसको और हाईलाइट करने के लिए अच्छे से। देखिए, फ्लो एनर्जी आपका क्या होता है, बेसिकली ऊर्जा प्रवाह जिसको हम बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला में खाद्य पदार्थों या ऊर्जा का जो क्रमबद्ध स्थानांतरण होता है, पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होता है, और विभिन्न जीवों में जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम जैव संश्लेषण कहते हैं। रियलिटी में आप देखेंगे कि जैव संश्लेषण जो है उसकी प्रक्रिया सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रदर्शित करती है। इसके अलावा जैविक पदार्थों के विघटन और वियोजन की प्रक्रिया को हम जैव अवनयन या फिर बायोडिग्रेडेशन क्या कहते हैं, हम इसको बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैव अवनयन या जैव अवक्रमण कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आपने 10% का जो नियम है, लॉ है, उसको सुना होगा कि प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती रहती है। लिंडमैन के अनुसार 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही जो है ट्रांसफर हो पाती है। इसी कारण से जो एनर्जी का जो फ्लो है वो एक दिशीय होता है। मतलब पहले आप प्राथमिक उत्पादक जो होंगे वो 100% एनर्जी कंज्यूम करेंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो होंगे वो 10% करेंगे। ठीक है, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो होंगे वो 1.1% करेंगे। कितना करेंगे, 1% जो है एनर्जी कंज्यूम करेंगे। इसके बाद जो ऊपर वाले जो लोग उसको और जो जानवर जीव खाएंगे वो क्या 0.1% एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेंगे। तो जैसे जैसे एनर्जी का फ्लो ऊपर की ओर जाता है, एनर्जी क्या होती है, एक दिशीय हो जाती, डाउन होती जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण प्रवाह एक दिशीय होता है, उसका चक्रण एक पुनर्चक्रण नहीं होता है, दोबारा से उस एनर्जी को डेवलप नहीं किया जा सकता। ठीक है, पोषण श्रृंखला में कोई जीव उत्पादक स्तर पर जितना करीब होगा उसे उतनी ही अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। ठीक है, जैसे कि प्राथमिक उत्पादक के जितने करीब होंगे प्राथमिक उपभोक्ता उनके पास एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे उसको और कंज्यूम करते जाएंगे लोग, उसको जो जानवर जीव खाते जाएंगे वो एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी उनमें। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं।
कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शाकीय और काष्ठीय पादप प्रमुख उत्पादक है। और इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियां जैसे पादप प्लवक हो गए, काई हो गए, बड़े पादप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक है। हमने पारिस्थितिकी तंत्र के इसको समझा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को समझ लेते हैं। यहाँ पर वो जरूरी क्यों है, आइए समझते हैं। देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को समझने से पहले आपको याद होगा मैंने आपको पारिस्थितिकी पिरामिड्स पढ़ाए थे। उसमें क्या था कि जैसे जैसे क्रम होता है और उच्च पोषण स्तर से प्रजातियों की संख्या, बायोमास इत्यादि जो है उनका पिरामिड के थ्रू आपको दिखाई देती है चीजें। तो क्या है कि इसमें संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। तो ऊर्जा पिरामिड में जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, उसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऊर्जा पिरामिड में क्या होता है कि किसी पारितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों की जो कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड ही सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है, क्योंकि इसमें देखेंगे कि बायोमास की भिन्नताओं पर जरूरत से ज्यादा महत्व देकर उसे विकृत नहीं किया जा सकता। ऊर्जा पिरामिड जो आपका होता है, एनर्जी पिरामिड होता है, ऊष्म गतिकी के नियमों का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जो ऊर्जा है वो स्थानांतरित होती दिखाई देती है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ठीक है। जल में या जैसे भी स्थल पे दोनों ही जो है वो आप सीधा आप देख सकते हैं उसमें। इसके बाद जो मैंने और पिरामिड्स बताए थे उसमें आपको उल्टा सीधा पिरामिड, जलीय और स्थलीय दोनों तरीके से पढ़ाने का वहां पर प्रयास किया था। तो वो सब चीजें आप पुराने आपने देखे होंगे तो वहां पर आप बेहतर समझ पाएंगे, उसको डिटेल्स में बताया था। आप देखेंगे पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है पूरी तरह से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, और आप पाएंगे कि सूर्य से उत्पादकों की ओर और भी उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। सभी जीव अपने आहार आवश्यकता के लिए कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी हम कहते हैं, ठीक है। आहार पूर्ति करते हैं, और अगर एक पशु दूसरे पशु के आप देखेंगे एक पशु दूसरे पशु को खाता है तो उसे द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप तृतीय उपभोक्ता भी हो सकते हैं। निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी शाकभक्षी होंगे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। कुछ सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे, पक्षी, स्तनधारी पशु जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मृत कवची यानी कि मोलस्क होते हैं। ये सब चीजें हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए समझते हैं। इसके बाद देखेंगे कि वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं वे मांसाहारी और मांसभक्षी भी होते हैं। उन्हें प्राथमिक मांसभक्षी कहना और उपयुक्त होगा, क्योंकि वे पशु जो आहार हेतु प्राथमिक मांसभक्षियों पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीय मांसभक्षी के रूप में भी नामित किया गया। और ये साधारण खाद्य श्रृंखला यहाँ पर दिखाई गई है आपको, जैसे कि यहाँ पर आशा करती हूँ दिखाया गया, जैसे ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं ये, ठीक है, उत्पादक है। फिर बकरी क्या है, प्रथम उपभोक्ता, मनुष्य क्या है, द्वितीय उपभोक्ता है। तो एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपृत खाद्य श्रृंखला के नाम से भी जाना जा सकता है। खाद्य श्रृंखला मैंने पिछले मॉड्यूल्स में कई बार क्लियर की। फूड चेन क्या होता है कि पारिस्थितिक परितंत्र के भीतर विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबद्ध होता है, यानी कि प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाते हैं और एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण एक खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। इसके बाद यही सब इसमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके विरुद्ध स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी जीएफसी की तुलना में अपृत खाद्य श्रृंखला बहुत के द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, और कुछ स्तरों पर अपृत खाद्य श्रृंखला को चारण यानी कि चराई खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है। ये हमने पिछले मॉड्यूल्स में कवर किया है, ठीक है। ये सब चीजें इसमें हैं। जैसे आप देखेंगे कि अपृत खाद्य श्रृंखला के जो कुछ जीव हैं वो चारण खाद्य श्रृंखला पशु के शिकार बन जाते हैं, और एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ जीव जंतु जैसे कॉकरोच, तिलचट्टे जिनको कहते हैं, कौवे हो गए आदि सर्वभक्षी होते हैं। और खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का ये जो प्राकृतिक अंतर संबंध है एक आहार जेल यानी कि फूड वेव का निर्माण करता है। फूड वेव मतलब एक प्रकार खाद्य जाल है जिसमें किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। कैसे समझिए, उदाहरण के लिए एक पौधा एक ही समय में अनेक शाक भक्षियों का भोजन हो सकता है, जैसे घास पर खरगोश अथवा टिड्डा, बकरी आदि सभी निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार से एक शाक भक्षी विभिन्न मांसभक्षी प्रजातियों का भोजन हो सकता है। तो ये है चीजें यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे हम आते हैं, ट्रॉपिकल लेवल्स की यहाँ पर बात की गई है। तो आपका ट्रॉपिकल लेवल्स क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसको क्या कहने की कोशिश की गई है, क्या समझाया गया है, मतलब कि आपका पोषण स्तर, ट्रॉपिकल लेवल पोषण स्तर की बात करते हैं कि आहार और ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में
श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती है और इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते हैं। इस आहार श्रृंखला के उस बिंदु को जहां पर आहार ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण होता है उसे हम पोषण स्तर लेवल यानी कि ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। अब ये आहार श्रृंखला के 4 ट्रॉपिकल लेवल होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। इसका शाकाहारी देखें प्राथमिक कंज्यूमर होते हैं जिसको हम विषमपोषी कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। मांसभक्षी द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, इसको भी विषमपोषी कहते हैं। शीर्ष मांसभक्षी तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, इसे हम विषमपोषी कहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरह से हरे पेड़ पौधे, शाक पक्षी, मांसाहारी, शीर्ष मांसभक्षी हम कुछ पोषण स्तर होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तरोत्तर पोषण यानी कि उत्तरोत्तर पोषण स्तर पर ऊर्जा की जो मात्रा है घटती जाती है, हमने पढ़ा था अभी। जब कोई जीव मरता है तो वह अपरत या मृत जैव मात्रा में बदल जाता है, जो अवघटकों के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। जब कोई ऐसे जीव जंतु मर गए तो उसे छोटे छोटे कवक या इत्यादि आप देखेंगे अवघटकों के लिए ऊर्जा का काम करता है, उसे कंज्यूम करते हैं। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर रहता है। हमने इसको समझा था अच्छे से, ठीक है। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है जिसे स्थित शस्य या खड़ी फसल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमने 10 जो आपका 10% का जो लॉ था वो हमने अच्छे से ऊपर समझा था, ठीक है। 10% का जो लॉ है हमने उसको पढ़ लिया है ऑलरेडी, समझ लिया है कि आपका 10% का लॉ क्या होता है, लिंडेमान का 10% का लॉ फिर से बता देती हूँ। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा की ही स्थानांतरण होती है, ट्रांसफर होती है और इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे टर्टियरी कंज्यूमर्स यानी कि तृतीय उपभोक्ता, नीचे से देखिए, यहाँ देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पहले आएंगे, इसके बाद आपके प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, फिर आपके द्वितीय उपभोक्ता आएंगे, फिर इसके बाद आपके तृतीय उपभोक्ता आएंगे। यहाँ पर उसमें कौन कौन आएगा, एग्जाम्पल्स आपको ये दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी कि पारिस्थितिकीय पिरामिड दिए गए यहाँ पर। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपके क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, सूची स्तंभ में इसको समझते हैं। जैसे पिरामिड का आधार चौड़ा होता है, ठीक है, और ऊपर जाके ये थोड़ा सकरा हो जाता है। पिरामिड अगर आपने पढ़े होंगे लास्ट में तो मैंने कुछ इस तरह से आपको बताए थे, कहते हैं इसका जो आधार है वो चौड़ा होता है, इसका जो शिखर है वो पतला होता है, ठीक है। ये मैंने पिरामिड जब आपको पढ़ाए हैं ना तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है पिरामिड के इकोलॉजिकल जो आपके पिरामिड है। तो इसमें क्या होता है कि 3 तरह के पिरामिड होते हैं, जैसे संख्या पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो संख्या पिरामिड जो आपका होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स जो होते हैं उसमें कहते हैं कि संख्या पिरामिड सीधा और उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। सीधे संख्या पिरामिड कैसे होते हैं, इस पिरामिड के में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अधिक कमी होती जाती है। जबकि उल्टा संख्या पिरामिड, देखिए पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड देखेंगे तो इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है और इस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड वनों में पाया जाता है, ठीक है। जबकि आप देखेंगे बायोमास पिरामिड में भी उल्टा सीधा होता है, इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। जिसमें सीधा बायोमास पिरामिड स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उपभोक्ता से बनता है और शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है। उल्टे पिरामिड में उसमें क्या होता है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो जाता है, क्योंकि जलीय पारितंत्र में उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। तो इसमें जितना आप ऊपर, इसमें उल्टा हो जाता है, मतलब कि इसका आधार कुछ ऊपर की ओर और ये जो शीर्ष है वो नीचे की ओर कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर है, इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा रफ करके दोबारा बता देती हूँ कि किस तरह से यहाँ हो जाता है। आइए देख लीजिए, फिर मतलब उसका उल्टा हो जाता है एक तरीके से कि उसका आधार कुछ उस तरह से ऊपर हो जाता है और नीचे की ओर इस तरह से तीखापन आता है। तो शीर्ष, तो इसका वृद्धि जो आप देखेंगे निरंतर आप ऊपर से जब नीचे की ओर बढ़ेंगे ना, यहाँ नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऊपर, माफी चाहती हूँ, यहाँ पर नीचे से इस तरह से ऊपर की ओर जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखें जीवों की जो वृद्धि है वो ऊपर की ओर जाते जाते उनकी जनन जो क्रिया है वो ज्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। जो जनन तीव्र गति में ये जनन करते हुए यहाँ पर जलीय तंत्र में आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हो गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब चीजें होने के बाद यहाँ पर लास्ट में क्या दिया गया है कि इट इज मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर। आप देखेंगे जो आपका जो पिरामिड्स है, ठीक है, यहाँ पर पिरामिड में जो देखेंगे कि अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं और ऊर्जा या जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार पर ऊपर की ओर होते हैं, यानी कि शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या और जैव मात्रा अधिक होती है और इसी तरह से शाकाहारियों की संख्या एवं जैव मात्रा मांसाहारियों के कंपैरिजन में अधिक होती है। इस प्रकार से निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होती है,
ठीक है, ये सब चीजें हो गई। देखिए, ये जो चीजें मैं मॉड्यूल्स में पढ़ा रही हूँ आपको, ये सब बहुत बार चीजें क्या होती है, कनेक्टेड होती है तो रिपीट भी होती है। तो बहुत बार मैं उसको बहुत ज्यादा बल नहीं देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको पढ़ा चुकी होती हूँ। तो मैं ये आशा करती हूँ, मैं मान के चलती हूँ कि आपने मॉड्यूल्स देखे होंगे, क्योंकि एक ही चीज को बार बार पढ़ाने का या मेरा मतलब ये नहीं है कि उसको टाइम बढ़ा दिया जाए, बल्कि कि उसको आप रिवाइज करते रहिए, ताकि अगर कोई चीज आगे आती है तो उसको समझ आ सके। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। यहाँ पर आपके कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उन पर संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, निरंतर पढ़ते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि कोई भी वीडियोस अगर अपलोड होती तो उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।